हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2022 दिसंबर वाला और 2023 जनवरी वाला। तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, सीडीपी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझते हैं 28 दिसंबर 2022 वाले पेपर में सीडी का जो क्या क्या पैटर्न रहा था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो इनको समझते हैं। तो हम बात करते हैं जो आपके 2021-22 वाले पेपर थे, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको मैंने करा दिया है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, आपको बहुत ध्यान से इनको समझना है सभी क्वेश्चंस को, कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। आपको बताना है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय था कौन सा होता है। तो यह आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, यह आपकी माध्यमिक बाल्यावस्था होती है, या फिर आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपको बताना है यह किशोरावस्था होती है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि बचपन से वयस्कता के जो परिवर्तन काल का समय होता है, तो वह आपकी कौन सी अवस्था हो जाती है। तो किशोरावस्था वह आपकी कहलाती है, कि बचपन से कहाँ पर परिवर्तित हो रही है, वयस्कता के परिवर्तन काल का समय आपका किशोरावस्था हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो आपको बताना है कि जो स्थूल गामक कौशल होता है कौन सा होता है। तो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, यह आपका स्थूल गामक होता है, या फिर पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागे डालना, या फिर चलना और दौड़ना। तो स्थूल गामक कौशल बताना है। स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक कौशल से आपके क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में। जितने भी आपके शुरू से लेकर अब तक जितने भी सीटेट का एग्जाम हुआ है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना है, चीज़ें यहीं से बनती हैं। तो स्थूल गामक की बात करते हैं, तो स्थूल का मतलब हो जाता है जो हमारी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं वह काम करती हैं। बड़ी बड़ी मसल्स की बात करते हैं कि जैसे हमारी चलना होता है, दौड़ना होता है, तो यह हमारी पैरों की कैसी मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं। तो वही आपकी स्थूल गामक कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? स्थूल गामक कहलाती हैं, जो हमारे पैरों की जो मसल्स होती हैं, दौड़ने में भागने में यह काम करती हैं, तो आपकी यह स्थूल गामक हो जाती हैं। सूक्ष्म की बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं, तो यह वह होती हैं जो हमारे हाथों की छोटी छोटी मसल्स होती हैं। जैसे ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, तो हमारी हाथों की जो उंगलियां होती हैं यह हमारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, तो इनसे हम काम करते हैं। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, यह हमारा छोटी छोटी मसल्सों के द्वारा होता है, तो स्थूल का। और सुई में धागा डालना, यह भी आपका सूक्ष्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूक्ष्म होती हैं आपकी, यह आपके हाथों की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनसे काम होता है। स्थूल की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी मसल्स काम करती हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, हमेशा यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिक्स है। तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था आपको बतानी है। जो प्रथम संस्था है कौन सी होती है। तो परिवार होता है, स्कूल होता है, दोस्त होते हैं, या फिर आपका मीडिया होता है। जो आपकी प्रथम संस्था की बात करते हैं, सामाजिकरण की प्रथम संस्था आपकी परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ पर लेता है, अपने परिवार में जन्म लेता है। तो जो परिवार के और भी वहाँ पे सदस्य होते हैं, तो वह आपके समाज बन जाता है। तो वह सामाजिकरण का प्रथम संस्था आपकी परिवार हो जाती है। द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीयक संस्था की बात करते हैं, तो इसमें आपका विद्यालय आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्यालय आ जाता है। आपका स्कूल हो गया, दोस्त भी हो गए आपके, मीडिया भी हो गया। यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रथम संस्था होती है वह हमेशा आपका परिवार होगा। प्राथमिक संस्था होगी हमेशा आपका परिवार होगा। बाकी आपके जो भी होंगे वह आपके द्वितीयक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि यह मान्यता है कि
भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं तो यह क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि गुड़िया है, इसमें सजीव क्या है, गुण है, तो यह क्या कहलाते हैं। तो यह जीववादी सोच कहलाती है, यह पदानुक्रमित सोच कहलाती है, यह केंद्रीकरण सोच कहलाती है, या फिर यह आपका वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आपको बताना है यह आपका क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 के जो सजीव गुण होते हैं यह आपकी जीववादी सोच कहलाती है। कैसी सोच कहलाती है, जीववादी सोच कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है, बाकी आपके गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि अभिकथन आपको दे रखा है कि 4 वर्ष की रिया है, लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। और आपको यहाँ पे तर्क दे रखा है, रीजन में दे रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो सही विकल्प आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर हैं यह आपके दोनों गलत हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि 4 वर्ष की रिया है और लंबे और चौड़े बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय दोनों बर्तनों की ऊंचाई चौड़ाई एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। तो यह आपकी कौन सी अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार बताना है तो यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था हो जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं आती है, क्योंकि वह ऊंचाई और चौड़ाई में बिल्कुल अंतर नहीं कर पाती है, क्योंकि बच्ची 2 से 7 वर्ष की है तो अंतर बच्ची नहीं कर पाएगी। तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है। रीजन में आपका दे रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, बिल्कुल बात सही है। यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों बिल्कुल सही हो जाते हैं, कथन और तर्क आपके दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि संकेतों व अन्य तरीकों के द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो आपको बताना है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो यह पाठ होता है, पुनर्वलन होता है, अनुबंधन होता है, संज्ञानात्मक द्वंद्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है कि संकेतों और तरीकों के द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना यह क्या हो जाता है। तो यह आपका इसके फोल्डिंग कहलाता है, पाठ कहलाता है। किसके अनुसार, यह वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार है, यह वाइगोत्स्की के अनुसार है कि जब बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो उसकी थोड़ी सी हम मदद कर देते हैं। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उस साइकिल को हम पीछे से थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देते हैं पकड़ने में, ताकि बच्चा है वह ज़्यादा मतलब हिले ना, ज़्यादा साइकिल डगमगा के गिरे ना। तो हम थोड़ी सी उसकी मदद कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, पाठ कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर निष्क्रिय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सही आंसर बताना है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो यह आपका सहयोगात्मक अधिगम होता है। सहयोगात्मक अधिगम होता है यानी कि बच्चे हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखते हैं। किसके साथ सीखते हैं, पीयर ग्रुप के साथ सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाता है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं हमेशा किसकी बात करते हैं, हमेशा समाज की और
संस्कृति की बात करते हैं। समाज और संस्कृति की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 1 सही आंसर हो जाता है। क्रिया प्रसूत अधिगम नहीं होता है, निष्क्रिय अधिगम यह आपके नेगेटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है, पूर्व परंपरागत चरण होता है, परंपरागत चरण होता है, पश्च परंपरागत चरण होता है। तो आपको बताना है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा में कार्य करता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। जो कोहल वर्ग हैं इन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो इसमें आपको बताना है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा के अनुसार काम करता है तो वह आपकी परंपरागत अवस्था हो जाती है। कौन सी होती है? परंपरागत अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है कि परीक्षा केंद्रित होती है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो आपको बताना है कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है एक कैसी कक्षा होती है। तो प्रगतिशील कक्षा की बात करते हैं, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा होती है। कैसी होती है प्रगतिशील कक्षा को हम चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। किसके रूप में पूछा है? तो परामर्शदाता के रूप में पूछा है। तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो भाषाई होनी चाहिए, स्थानिक होनी चाहिए, पारस्परिक यानी कि अंतःवैयक्तिक होनी चाहिए या फिर अंतःवैयक्तिक होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि क्या कर रही है, परामर्श कर दे रही है, यानी कि परामर्श का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। तो परामर्श का मतलब होता है इंटरपर्सनल, जो पारस्परिक बुद्धि होती है यानी कि दूसरों को समझाने वाली बुद्धि होती है, यह आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाता है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार में बांटा है। 8 प्रकार में बांटा है बुद्धि को, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपको बताना है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है कि एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की जो मातृभाषा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। केवल आपका क्षेत्रीय भाषा ऐसा नहीं होता है, केवल हिंदी भाषा बिल्कुल गलत है, केवल अंग्रेजी भाषा बिल्कुल गलत हो जाती है। बच्चों को मातृभाषा में सिखाना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, 1 से 5वीं कक्षा के हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सही आंसर होता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। उसके बाद में अदर लैंग्वेज में आप सिखा सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत की, जो प्राथमिक आपकी जो पढ़ाई होती है बच्चे की, वह क्या होती है? मातृभाषा के आधार पर होती है। क्योंकि बच्चे हैं वह अपनी अपनी घर से अपनी घर की लैंग्वेज को सीख करके आते हैं, तो इसलिए उनकी जो शिक्षा है मातृभाषा में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा है कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। कैसी लड़की है? 5 साल की बच्ची है। उसने कहा है कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा है कि फुटबॉल से तो लड़के, केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो ऐसे नहीं
करना है आपको, भेदभाव वाली बात आ जाती है। तो उस बच्ची का कहना था कि माँ मैं फुटबॉल से खेलूंगी, और उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा मैं तेरे लिए गुड़िया लेके आऊंगी। तो यह किस चीज को दर्शाता है? तो भूमिका में लचीलापन होता है, लिंग समता होती है, लिंग रूढ़िबद्धता होती है, या फिर लिंग प्रासंगिकता होती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड कि यह आपकी लिंग रूढ़िबद्धता होती है। क्या होती है? जेंडर स्टीरियोटाइप की बात आ जाती है। बिल्कुल आपका थर्ड आंसर सही है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आना फिक्स है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? कि अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, व सुसाधित करेगा, या बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, या सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति है। ऑप्शन 4 आता है कि बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपको बताना है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? तो यह आपका अर्थ सीखने को बढ़ावा देगा और सुसाधित करेगा। तो यह आपका गलत हो जाता है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देगा, बिल्कुल बात सही है। सभी बच्चों को अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। ऑप्शन 4 आता है कि बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की जो लाचारी है उसको जन्म देगा। बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांट देंगे तो बच्चे हैं, सभी बच्चे समान तरीके से, सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो आपको बताना है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या क्या मायने होते हैं। तो विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना होता है, या बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियां के आकलन के लिए सभी पहलुओं को शामिल करना होता है, या फिर केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होता है, या साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्माण करने के लिए, यानी निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। तो आपको बताना है कि सतत और समग्र मूल्यांकन होता है, क्या होता है, इसके क्या क्या मायने होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीसीई बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर बताना है कि एक दूसरे से तुलना करना। तो हमेशा तुलना करना आपका क्या होता है, तुलना करना आपका नेगेटिव आंसर होता है। तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियां के आकलन के पहलुओं को शामिल करना, बिल्कुल बात सही होती है। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों का प्रदर्शन व मूल्यांकन करना, केवल आगे आपका नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल गलत है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना, यानी कि उसका निर्णय करना कि बच्चा है अगली कक्षा में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, यह होता है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन। तो यह आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना सतत और समग्र मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। तो इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? तो आपको बताना है। तो यह आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है, मानकीकृत मूल्यांकन होता है, या मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है? तो इसका सही आंसर बताना है। यह आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता, मानकीकृत नहीं होता, मानक संदर्भित नहीं होता। रचनात्मक जहाँ पे भी दिख जाए आपको बिल्कुल पॉजिटिव आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है
कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। तो आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। समावेशी का मतलब होता है सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए समान शिक्षा देना, यही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, या केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। और थर्ड आता है कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। ऑप्शन 4 आता है कि खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर बताना है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों की जो विविध ज़रूरतों होती हैं उनके बारे में उनका पता लगाना और उनका क्या करना, उनका ख्याल रखना। यह आपकी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। यह आपके नेगेटिव होती है कि केवल कुछ खास बच्चों पर ध्यान दिया जाए, तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। थर्ड आता है कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका क्या करना, पृथक्करण करना, यह भी गलत होता है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको बताना है कि विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए, या सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, या फिर सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना है, या अप्रत्यक्ष निर्देश देना होता है, या विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना होता है। तो हर विद्यार्थी को स्वीकार करना व सम्मान देना होता है, यानी कि हर विद्यार्थी को स्वीकार करना और सम्मान देना होता है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना होता है, सुसंगतिक संप्रेषण बनाए रखना होता है, अप्रत्यक्ष निर्देश देना होता है, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो ध्यान रखना चाहिए, तो हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना चाहिए। विभिन्नताओं को अनदेखा करना नेगेटिव हो जाता है। सुसंगतिक संप्रेषण बनाए रखना बिल्कुल बात सही है। अप्रत्यक्ष निर्देश यह गलत होता है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन 1, 3 और 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। यहाँ पे देखना है 1, 3 आपको कहाँ पे दे रखा है, 1, 3 और 5 आपका यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाता है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र होनी चाहिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि विद्यार्थी को दृष्टिबाधिता है तो विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है कि कई प्रकार की जो स्पर्शनीय और जो हस्त कौशल सामग्री हैं इनका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होता है। दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, बच्चा दृष्टिबाधित है, यह नेगेटिव होता है। फिल्में दिखाना नेगेटिव होता है। चित्र होने चाहिए, यह भी नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है कि कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। आपको बताना है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो स्वलीनता है, अवधान न्यूनता,
अवत्य क्रियाशीलता विकार है, पठन वैकल्य है, गुणज वैकल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सही आंसर बताना है, तो वह आपकी स्वलीनता कहलाती है। अंतःक्रिया की बात आती है, मौखिक संप्रेषण में चुनौती का विशिष्ट अवलक्षण हो गया है आपका क्या, स्वलीनता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों को क्या बढ़ावा देना चाहती है, यानी कि जो चिकनी मिट्टी जो आती है उससे बच्चों को उनके मन का बनाने के लिए कहती हैं। तो वह जो टीचर हैं वह क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं, किस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं, तो वह क्रिएटिविटी को यानी कि सृजनात्मकता को, रटने को, असहयोग को, या फिर अनुशासनहीनता को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होता है क्रिएटिविटी को वह बढ़ावा दे रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं सभी इसी तरीके के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किसके विकास में, कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर, संवेगात्मक कौशल पर, या अमूर्त तर्क पर। तो आपको इसमें बताना है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका सही आंसर होता है। तो प्रारंभिक सालों में किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो इसका सही आंसर होता है तो संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बहुत ही बेस्ट आंसर होता है। यह आपके इतने ज़्यादा बेस्ट नहीं है, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या कहलाता है। रचनावादी शिक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, या फिर अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार भेदन और अभ्यास से होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया ही आपकी रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम यानी अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जहाँ पे भी आपको अन्वेषण दिख जाए, अंतःक्रिया दिख जाए, खोज की बात आ जाए, हमेशा आपका पॉजिटिव आंसर होता है। आपको ध्यान में रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को मैं आपको साथ ही साथ करा देती हूँ। तो यहाँ पे आपका 2 सही आंसर होता है। इनाम और सजा देना ऐसा नहीं करना है, भेदन और अभ्यास से होता है यह गलत है, भंडारण होता है जानकारी का तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, तो वह इशारे देते हुए यह प्रक्रिया आपको बतानी है क्या कहलाती है। तो आपकी पाठ कहलाती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाता है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास कहलाता है, या फिर प्रत्यक्ष निर्देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको सही आंसर बताना है कि एक शिक्षिका एक बच्ची को जो अवधारणा को समझाने में असमर्थ है के साथ काम करती है, तो ऐसे इशारे देती है, यह चीज़ आपको बतानी है क्या कहलाती है। तो यह आपकी हमेशा इसके फोल्डिंग कहलाती है, पाड़ कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इशारे देने की बात आए, सहायता की बात आए, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करना, तो ये आपका पार्ट कहलाता है किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। यह आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन आपका पता नहीं कितने बार बना है, तो आपको इसका ध्यान रखना है बहुत बार, यानी कि आपने हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका, आपको कथन दे रखा है, कथन रीजन से आपके 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों
आसपास के बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। रीजन में दे रखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ए और आर है आपका, दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे बताना है कि जो एक शिक्षिका है कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण का उदाहरण शामिल करती है, तो बिल्कुल बात सही होती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। तो आपके ए वाला और आपकी जो आर है यानी कि ये और ये वाला है, दोनों आपके सही आंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है कि निम्न में से क्या सोचने के समस्या समाधान से उत्पन्न करेगा। तो आपको बताना है कि समस्या समाधान में क्या उत्पन्न करेगा। तो समस्या को सही से पहचानना होता है, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना होता है, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना होता है, या वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके स्थिर रहना होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में उत्पन्न करेगा। तो यह आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीकों पर स्थिर रहना, यह आपका सही आंसर होता है। समस्या की सही से पहचानना, स्पष्टता को परिभाषित करना, यह भी सभी आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि क्या बच्चे के समस्या समाधान में उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होता है कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके स्थिर रहना, यह आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है आपका। अभिकथन दे रखा है आपको कि विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तो आपको बताना है यह सही होता है या फिर गलत होता है। तर्क दे रखा है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो सही विकल्प आपको बताना है क्या हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर हैं आपके, दोनों गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियाँ त्रुटियां शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, असफलता को नहीं दर्शाती हैं। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, बच्चों में सोचने की क्षमता होती है। उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो यह बात आपको बतानी है सही है या गलत है। तो यह आपकी दोनों बातें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा भाव नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा भाव नहीं है। तो स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। तो इसमें आपको बताना है कौन सा भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताना है। तो स्मृति है, इसमें आपकी कोई भी भाव नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। तो क्रोध में होती हैं, प्यार में होती हैं, भय में होती हैं, लेकिन स्मृति में आपकी कोई भी भावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने का क्या कर सकती हैं, यानी कि बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं। आपको बताना है कि हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, या अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को
प्रोत्साहित करके। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाता है। तो उसका सही आंसर होता है आपका कि विद्यार्थियों के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, तो यह गलत होता है। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, यह भी गलत हो जाता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, यह भी गलत होता है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, तो यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। आपको हमेशा बेस्ट आंसर के लिए जाना है, एक अच्छे आंसर के लिए जाना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या होता है, आपको बताना है। यानी कि बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है, सुसाधित करता है। सुसाधित करना आपका क्या होता है, एक बेस्ट आंसर होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रभावित वाली बात नेगेटिव होती है, बाधा नेगेटिव हो जाता है, संबंधित नहीं है नेगेटिव हो जाता है, सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करता है, सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जबकि उस विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, तो पर्यावरणीय कारक को कर रही है, योग्यता की कमी को कर रही है, या फिर कोशिश की कमी को कर रही है, या फिर कठिन भाग्य को कर रही है। तो वह किसी सब्जेक्ट में यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट में अच्छा कर सकती थी, लेकिन वह अच्छा नहीं कर पाई है, यानी इसका मतलब क्या है, तो उसने कोशिश में क्या कर दी है, कमी कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। यह आपके गलत हो जाते हैं। तो उसने कोशिश करने में क्या कर दी है, कमी कर दी है, क्योंकि वह अच्छा कर सकती थी लेकिन उसने कोशिश नहीं की अच्छा करने की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। यह पेपर मैंने आपको करा दिया है, 28 दिसंबर का है, 28 दिसंबर 2022 का पेपर है। यह पेपर आपके 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक चले थे। तो इनको मैं आप सभी को डिस्कस कराऊंगी, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। हर एक कमेंट का हम आंसर करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और भी सभी क्लासेस को हम कंटिन्यू कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।